हेलो एवरीवन। तो एक क्लासेस है लेक्चर नंबर 4 पॉलिटी का। अब इसमें हम जो है मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी से क्वेश्चन लंबे हैं, क्लासेस भी थोड़ी सी लंबी होगी। बाकी आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर आप इन लेक्चर्स का जो है और इन प्रैक्टिस टेस्ट का आप पहले से एक्सेस लेना चाहते हैं तो उसके बारे में अभी भी मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा। हालांकि मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ था। बाकी आप किसी भी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, तो आप इस नंबर पे या आप हमारे से को तो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से सारी आप हमसे क्वेरी भी ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ की प्रैक्टिस सीरीज प्राइम एकेडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लिखित है। तो जब हम कल डिस्कशन कर रहे थे तब भी हमने यही बातचीत की हुई थी कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है। भाग 3 में है। और यहाँ पर कुछ चीजें एक एक करके हम डिस्कशन करते चलेंगे कि अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आप एक एक करके देखते हैं। भाग 1 में जो है, जो यहाँ पर भाग 1 लिखा हुआ है, तो भाग 1 जो है संघ ए और उसके अनुक्षेत्र उसके क्षेत्र से संबंधित है। संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। उसके क्षेत्र से संबंधित है और इसमें जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के में है। इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा हुआ है भाग 2, तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है। और भाग जो 4 है वो राज्य के नीति तत्वों से संबंधित है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 टू 51। अनुच्छेद 36 टू 51 से संबंधित है। ठीक है। अब डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे तो उन्होंने मौलिक अधिकारों को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा हुआ था। इसने भीमराव अम्बेडकर ने वी आर अम्बेडकर ने क्या कहा हुआ था। बी आर अम्बेडकर ने जो है मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और आत्मा कहा है। ठीक है। अब इसमें देखो, एक एक करके हम चीज बताते हैं। तो ये अधिकार है तो ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है और राज्य की मनमानी कार्रवाई होती है उससे नागरिकों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का चार्टर का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। तो ये तो आप बहुत तो सरल है, आपको अच्छे से पता है कि जो मौलिक अधिकारों का विचार है इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि बिल ऑफ राइट से प्रेरित था। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और किससे प्रेरित था? बिल ऑफ राइट से प्रेरित था। बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित था। बिल ऑफ राइट से प्रेरित था। इसके अलावा यहाँ पर जो है अमेरिकी संविधान ने जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देने की परंपरा प्रारंभ की हुई थी, जिसे भारत ने भी अपनाया और हालांकि अन्य ऐसे बहुत सारे देशों ने भी इसको अपनाया हुआ था। तो ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 9, 7, 6 या 8? तो देखो, जो उसने पूछा है कि मौलिक अधिकार जो है प्रारंभ में यानी कि मूल संविधान में कितने प्रदान किए गए थे, तो मूल संविधान में जो प्रारंभ प्रदान किए गए थे वो 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। इनमें से जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक शिक्षा और शिक्षक अधिकार हो गया और संपत्ति का अधिकार हो गया। तो देखो, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद
31 में था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, जिसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। किसको? मौलिक अधिकारों अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, की सूची से हटा दिया गया, हटा दिया गया था। अब इसको फिर बाद में क्या किया गया, इसको अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत एक प्रकार से विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर कह सकते हैं तो जो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, तो ए बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा कहता है सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों की रक्षा के लिए प्रमुख प्रगति। तो सीमित जो है सरकार की अवधारणा, सीमित सरकार की अवधारणा का मतलब सिंपल सा है कि जो जहाँ सरकार है उस पर कुछ ना कुछ जो मनमाने या अनुचित जो कार्य करती है सरकार, कई बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, उन व्यक्तियों पर मनमाने कार्य थोप देती है, उन सबसे एक प्रकार से ढाल की तरह कार्य कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो सीमित सरकार की अवधारणा कहाँ से दी गई है, तो सीमित सरकार की जो अवधारणा निकल रही है एक प्रकार से वो मौलिक अधिकारों से भी निकलती है। किससे? मौलिक अधिकारों से मिलती है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार यहाँ पर आप देखेंगे मौलिक अधिकार के लिए एक विशेषता के तौर पर देखें तो जो है व्यक्तियों के व्यक्तियों को व्यक्तियों को राज्य के राज्य के मनमाने मनमाने या अनुचित कार्यों से बचाने के लिए, अनुचित कार्यों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह कार्य करते हैं, एक ढाल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखो चूंकि ये जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, कोई भी सरकार इन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कहता है संविधान कई तरीकों से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका यह है कि वह कुछ निश्चित निर्दिष्ट करे जो हम सभी नागरिकों के पास होते हैं और जिन्हें कोई भी सरकार कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो देखो यहाँ पर याद रखो, अधिकतर देखो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका एक ही पैटर्न है कि मतलब सिंपल सा है कि अधिकतर प्रश्न मिलेंगे उनका जो आंसर रहेगा मौलिक अधिकार होगा या उनसे आर्टिकल से रिलेटेड होगा, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखियो कि अगर रिपीटेड क्वेश्चन हो, अगर आपको क्या रिपीटेड हो रहा है तो रिपीटेड नहीं है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसका जो तरीका है वो भी यही है, मतलब अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ था उसी तरीका से सीमित सरकार से रिलेटेड था, तो यहाँ पर भी वही है, संविधान कई तरीकों से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। तो सिंपल है, अच्छा है भाई, करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका है कि वो कुछ निश्चित निर्दिष्ट करे जो हम सभी नागरिकों के पास होते हैं, जिन्हें कोई भी सरकार कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकती। ये भी सही है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये सब जो है वो मौलिक अधिकारों के तहत होता है, इसके तहत मौलिक अधिकारों की वजह से ये सब हो रहा होता है। अब देखो मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं एक प्रकार से। तो एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर लीजिए, राज्य के खिलाफ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है, स्वतंत्रता की गारंटी है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की गारंटी है, तो आपको ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद हैं? ये तो आपको अच्छे से पता है, 12 से 36 है, नहीं तो यार 12 से 36 तो नहीं हो सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 है, ध्यान रखना। ठीक है, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपको अच्छे से पता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं, तो देखो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हमें जो है इसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। और अनुच्छेद 23 से 24 में
अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया हुआ है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया हुआ है, शैक्षिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा एक आता है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार का अभ्यास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखो, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पूछा है कि जो किसी पेशे, व्यवसाय, व्यापार, कारोबार, इन सब के जो अधिकार आते हैं ना, वो छह अधिकार आते हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में ये सब चीजें आती हैं, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 19 जो है, तो उसमें अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखो, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19। और 19 ए में, 19 ए में जो है भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो यहाँ पर भाषण की स्वतंत्रता हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता हो जाएगा इसको। ठीक है, अनुच्छेद 19 बी जो है, 19 बी जो है वो है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की क्षमता, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की क्षमता, एकत्र होने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा जो है 19 सी, 19 सी जो है वो संगठन या संघ बनाने की क्षमता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को आपको याद करना है। 19 सी के बाद जो है 19 डी आ जाता है, 19 डी में जो है वो घूमने की क्षमता है, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो भैया आप लोग, तो घूमने की क्षमता, बाकी पैसा नहीं होता है तो आप लोग घूम नहीं सकते हो। 19 ई, 19 ई है वो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके अलावा 19 जी आता है, 19 जी जो है वो 19 एफ को हटा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना इसको। तो कोई भी पैसा, पैसा, कोई भी पैसा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण समानता असंभव है, भारतीय संविधान का समानता के अधिकार उपयुक्त वर्गीकरण के अधीन कानून के समान संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो पूर्ण समानता जो है वो असंभव है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो देखो अनुच्छेद जो जो है, मतलब कह सकते हैं समानता का अधिकार है और उसका वर्गीकरण है, वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो देखो जो ये सारी चीजें हैं वो है अनुच्छेद 14 के तहत, कानून की समानता, विधि की समानता। तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया हुआ, समानता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके तहत हमें दो प्रकार का इसमें वर्गीकरण देखने को मिलता है, यानी कि दो अवधारणाएं हैं। तो दो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं वो देखो आप यहाँ पे। ठीक है, उसको याद भी कर लेना है आपको। सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, जो कि कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई है यह अवधारणा।
वेटेंस ली गई है, एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि सभी लोग जो है, कोई व्यक्ति होगा चाहे जैसी स्थिति होगी, सब जो कुछ भी होगा, उन सबके साथ जो है सामान, सभी सामान होंगे, विधि सामान कोई भी ऊपर नहीं होगा विधि से, ठीक है। तो कानून के समझ समानता जो है एक प्रकार से नकारात्मक अवधारणा के तहत आता है। दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण आता है, विधियों का समान संरक्षण आता है, जो कि इसकी अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, ठीक है, यानी कि यूएसए से यह अवधारणा ली गई थी। इसमें यह है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और विभिन्न स्थितियों वाले के साथ एक प्रकार से उचित वर्गीकरण किया जा सकता है, विधियों का समान संरक्षण कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसमें देखो कई सारे अलग अलग अनुच्छेद हैं, सब आर्टिकल्स हैं, तो सब आर्टिकल्स के अंतर्गत भी चीजें देखने को मिलती हैं। हम बोले अभी वो आपको सब आर्टिकल्स बता दूंगा कि कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ पर ध्यान रखो आपको कि उपाधियों का जो उन्मूलन का उल्लेख है वो हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में देखने को मिलता है उपाधि उन्मूलन का उल्लेख। अब अनुच्छेद 18 के अलावा जो है अनुच्छेद 18(1) आता है। अनुच्छेद 18(1) में जो है राज्य, सैन्य या शैक्षिक सम्मान को छोड़कर जो है कोई भी उपाधि प्रदान कर सकता है, ये बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 18(1) में राज्य जो है, राज्य मतलब भारत देश जो होगा, ठीक है, सैन्य या शैक्षणिक शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान कर सकता है, छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान कर सकता है, प्रदान कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आता है अनुच्छेद 18(2). अनुच्छेद 18(2) जो कोई भी भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक निर्णय आया था, जैसे बालाजी राघवन बनाम भारत संघ जो निर्णय आया था, उसके तहत कहा गया था कि भारत रत्न जो है अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधि नहीं है, क्योंकि ये कोई वंशानुगत को तो उपाधि प्रदान नहीं करता है, यहाँ ध्यान रखना आपको, ठीक है। 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको यह प्रदान किया गया था, भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना आपको। अनुच्छेद 18 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 12 के लिए प्रावधान करता है, अब कौन सा प्रावधान करता है? तो मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा और राजनीतिक तत्वों की परिभाषा। तो देखो अनुच्छेद 12 के तहत जो है हमें राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। राज्य की परिभाषा के तहत जो है कि इन सब चीजों पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है, या मौलिक अधिकार राज्य के विरोधी लागू होंगे, तो किन संस्थाओं के आधार पर लागू होंगे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो है कौन सा है, इसमें हो जाएगा राज्य की परिभाषा दी हुई है। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो राज्य है वो राज्य है क्या? राज्य कोई आदमी है या राज्य कोई व्यक्ति है? ऐसा नहीं है। कौन कौन है? राज्य सरकार के तहत आता है, जैसे सबसे पहले आ जाएगी संसद, संसद संसद के बाद आ जाएगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद आ जाएगा स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, हालांकि इसके पहले राज्य सरकार भी आएगा। स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण के बाद आ जाएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, और इसके अलावा कह सकते हैं भारत के क्षेत्र में अन्य प्राधिकरण। अब अन्य प्राधिकरण में कौन कौन से आते हैं वो समझो इस बात को। भारत के क्षेत्र में अन्य प्राधिकरण, अब अन्य प्राधिकरण में क्या कौन सा आएगा? देखो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि कोई भी निजी निकाय जो राज्य की संस्था के तौर पर कार्य करता है वो एक प्रकार से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस साफ साफ बोला गया है किसके द्वारा?
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया था। तो आपको याद रखना, अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत वह राज्य आएगा, वह संस्था आएगी जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर कर रहा है, कि राज्य का इंस्टीट्यूशन है, राज्य के अधिकारियों को वो कर रहा है, और राज्य तो कर ही रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो राज्य के अंतर्गत ये चीज आएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था, एसएससी एग्जाम रैंक ऑफ पीवाईक्यू। हालांकि यहाँ पर अभी जो है पॉलिटी के प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, बाकी आपको और भी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखो, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारा प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्राइम एकेडमी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर अभी आपको ये फीस महंगी लग रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जाके एक कूपन कोड यूज करना है जब आप खरीदोगे इसको, PYQ50। तो 50 रुपये का और डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं जा करके, ठीक है। 199 का है, लेकिन अभी आप ज्वाइन करेंगे तो 149 का हो जाएगा, ठीक है, रैंक ऑफ पीवाईक्यू के माध्यम से। और इसके अलावा यहाँ पर देखो, अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से यहाँ पर जो प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया है, ये भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेरीज करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, तो आपको क्वेरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ईमेल भी दिया हुआ है, इंक्वायरी@प्राइम एकेडमी, तो आप इसके माध्यम से हमें ईमेल भी कर सकते हैं, सारी जानकारी आप हमको वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 11वें प्रश्न की ओर, कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा का अधिकार आता है, उपाधियों का उन्मूलन आता है, जीवन और व्यक्ति संरक्षण का अधिकार आता है, धार्मिक मामलों की प्रबंधन का अंतर्गत आता है। देखो मैं सारे आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल्स तो आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ है समानता के अधिकार के अंतर्गत। देखो जो उपाधियों का उन्मूलन है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है उपाधियों का उन्मूलन। जो शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर दिया गया था, जो कि बेसिकली 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पर इसको याद रख लेना है आपको अच्छे से। बाकी जो जीवन और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है जो, तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी देखो समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में क्या क्या आ रहा है वो एक बार देखो, आप एक बार अच्छे से प्रॉपर्ली ध्यान से देखो। तो देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता आता है और विधियों के समान संरक्षण भी आता है। तो विधि के समक्ष समानता लिख सकते हो आप यहाँ, विधि के समक्ष समानता की बात की गई थी, इसमें बात की गई, ठीक है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 15 में आ जाएगा, भेदभाव का निषेध हो जाएगा यहाँ पर, कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी इसके बारे में और डिस्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम, भेदभाव का निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। इसके अलावा आ जाएगा अनुच्छेद 16, जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 आ जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन आ जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन आ जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन आ जाएगा। इसके अलावा आ जाएगा अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, सारे के सारे आर्टिकल यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। 12वां कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में अभी अभी बताया हुआ था मैंने कि जो है वो समानता के अधिकार का वर्णन दिया हुआ है, किसके, समानता के अधिकार का। बाकी इससे रिलेटेड मैं बातचीत कर चुका हूँ, तो ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा खंड भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार की गारंटी देता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 19D है वो घूमने की स्वतंत्रता का प्रावधान की बात करता है। बाकी आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 19(1) में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता बांटने थे, मैंने वो सारी आपको पहले ही बता दी थी। बट यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र रूप से घूमने की जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत दिया हुआ है, स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, तो खंड डी के अंतर्गत दिया हुआ है। यानी कि 19D में इसके बारे में चर्चा की गई है, घूमने की स्वतंत्रता के बारे में, कि आप कहीं पे भी घूम सकते हैं,
अब इसके अलावा देखो 19A में जो है वो भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19B है जो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। 19C है संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। 19D है भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। 19E है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। 19G है जो वो कोई पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें हैं। जो 19F था, 19F था जो, तो 19F को जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एक्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना है आपको। इसमें जो है यह जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख लीजिए, तो इसका 13वें का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? 2 बार अभियोजित और दंडित तो नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए। अनुच्छेद 20 और 4, अनुच्छेद 20 और 2, अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(1). जो इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 19(20)(2) में जो है उल्लेख किया गया है इसका। ठीक है, बेसिकली। लेकिन अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 20 में जो है, अनुच्छेद 20 में जो बातचीत की गई है वो 3 महत्वपूर्ण संरक्षणों की बात की गई है। 3 महत्वपूर्ण संरक्षणों की बात की गई है। तो पहले की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 20(1) कहते हैं इसको। अनुच्छेद 19(20)(1) में जो कहा गया है, कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं है। मतलब जो है कि किसी भी व्यक्ति को जो है उस समय अपराध के समय अपराध ना होने वाले कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को जो है कि उस समय जब कोई अपराध हो रहा होता है तो उसके कार्य के लिए कोई दंडित नहीं किया जाएगा। या आप हो सकता है कि कोई पूर्वव्यापी कानून के आधार पर ये सारी चीजें कर सकती हैं। तो कोई पूर्व व्यापी कानून नहीं, व्यापी कानून नहीं। ठीक है, किसी व्यक्ति को उस समय अपराध ना होने वाले कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, इसमें बात की गई है। देखो 20(2) में जो है दोहरी सजा का सिद्धांत दिया हुआ है इसमें। तो कोई भी दोहरी सजा नहीं होगी इसमें, कोई भी दोहरी सजा नहीं होगी, दोहरी सजा नहीं होगी। मतलब सिंपल सा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार से अभियुक्त या दंडित नहीं किया जाएगा, इसमें की गई है। ठीक है, और इसके अलावा 20(3) है जो वो 100 आरोपण के सिद्धांत की बातचीत करता है। ठीक है, तो कोई 100 आरोपण नहीं, 100 आरोपण नहीं। ठीक है, इतनी बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 20(2), कोई भी दोहरी सजा नहीं होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, प्रश्न नंबर 15वां। भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, ये बात की गई है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 20। तो देखो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है वो अभी मैंने बताया हुआ था कि अनुच्छेद 19 के तहत दिया हुआ है। बाकी मैंने सारी चीजें बताई थी। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है सभी नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे ए में जो है, मतलब 19(1)(a) में, 19(1)(a) में ये सारी स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। बाकी भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है इसमें। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19(1)(1) में भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 19वां सही, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको मैं विस्तार से ऑलरेडी बता चुका हूँ इस अनुच्छेद के बारे में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16वां, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार किसके परिवर्तन के लिए है? अरे यार, ये तो इतना सही और सरल आंसर है। जो को भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इस अनुच्छेद को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा हुआ था। ठीक है, अब इस अनुच्छेद के तहत जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय भी जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर से हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी किया जाता है। अब यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, इसमें से जो आ जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसके बाद जो है परमादेश, परमादेश। इसके बाद जो है वो है निषेध। इसके बाद जो है वो है अधिकार परीक्षा।
अधिकार परीक्षा, और इसके बाद जो है वो है उत्प्रेषण। तो ये सारे आती हैं जो रिटें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ये मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए आती है। यहाँ पर ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य जो हैं या जो नीति से तत्व हैं ये परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b), 19(1)(b) के बारे में पूछा हुआ है। अभी अभी मैं बताता जा रहा था कि 19(a) के तो आपको बताया हुआ था, भाषण एवं अभिव्यक्ति क्षमता है। तो 19(1)(b) जो है, 19(1)(b) जो है वो किसके तहत शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 19(3) के तहत जो है राज्य इस अधिकार पर जो है सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता और अखंडता के बाद उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो उचित प्रतिबंधों की बात भी 19 में की गई है, अनुच्छेद 19 में की गई है। बाकी देखो मैं आपको अभी सारे के सारे आर्टिकल्स में पहले ही बता चुका हूँ, अब मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे संबंधित बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको पता ही चल जाएगा फिर आंसर कैसे, मतलब एक बार तो बता ही चुका हूँ मैं ना ऑलरेडी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 18, 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के युक्त होने का अधिकार, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, या संघों या संगठनों के गठन का अधिकार। तो इसने पूछा अनुच्छेद 19 का अधिकार। अब यार यहाँ पर देखो ना, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, 2022 पूछा हुआ है, करंट अफेयर्स का है, ऐसा वैसा। अरे नहीं, करंट अफेयर का नहीं है, एक प्रकार से बेसिक क्वेश्चन ही है, बहुत सरल क्वेश्चन। तो संपत्ति का अधिकार है वो इसका हिस्सा ही नहीं है अनुच्छेद 19 का। तो क्योंकि अनुच्छेद 19 को जो है, अनुच्छेद 19 में 19(f) को, 19(1)(f) को, 19(1)(f) को जो है हटा दिया गया था। कब? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था, 1919 से हटा दिया गया था। और बाद में इसको जो है भाग 12 के तहत, भाग 12 के तहत अनुच्छेद 19(a) के तहत, 19(a) के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। और यह जो हुआ था एक किसके तहत हुआ था? तो उनके प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? गवाह, अपराध के आरोपी को आरोपी व्यक्ति को गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी कि 100 आरोपण का सिद्धांत जो है, अभी भी मैंने आपको बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था? आपको अच्छे से याद होगा तो 20(3) में भी बातचीत की गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 20(3) के तहत जो है कोई 100 आरोपण नहीं होगा, ठीक है। तो 20 का हिस्सा है, और यह जो प्रकाश जो सिद्धांत है अनुच्छेद 20(3) में यह लिखा हुआ है कि कोई भी 100 आरोपण नहीं होगा, कोई भी 100 आरोपण नहीं, 100 आरोपण। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यह जो है वो केवल और केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है, दीवानों मामलों पर नहीं होता है। तो यह केवल, यह संरक्षण केवल आपराधिक, आपराधिक मामलों पर लागू होता है, लागू होता है, दीवानी मामलों पर नहीं, दीवानी मामलों पर नहीं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार क्या है? जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? राज्य निषेध तत्व है, राज्य के मौलिक कर्तव्य हैं, अपरिवर्तनीय अधिकार हैं, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उसकी बातचीत की गई इसमें, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की बातचीत की गई थी। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है, या अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो एक प्रकार से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बातचीत की गई है। सिंपल सा है, इसमें लिखा हुआ था, देखो मूल संविधान में है, जो मूल संविधान में है, तो अनुच्छेद 21 में लिखा है, अनुच्छेद 21 में है कि कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति को उसके, उसके जीवन या
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा, कानून द्वारा स्थापित, स्थापित, स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता, अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इसी को बदलकर बाद में किया गया गया स्थापित प्रक्रिया है जो ना, स्थापित प्रक्रिया वर्ड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर नोटिस कर लो, स्थापित प्रक्रिया, इसी को हटा करके बाद में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, इसको हटा के क्या किया गया था, यहाँ पर इसको क्या किया गया कि जो प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया की जगह पर प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रक्रिया जो है बाद में बदल के क्या किया, प्रक्रिया उचित, उचित निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए, और तर्कसंगत होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, संगत होनी चाहिए। और किसके तहत बातचीत की गई थी ये वाली, तो ये जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में कहा गया था 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, 1978 में इसकी बातचीत की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख लेना है इसको। अब देखो एक 2017 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, तो अनुच्छेद 21 के तहत में निष्ठा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार की बातचीत की गई। ठीक है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में, कि किस रिट को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया सकता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई मामला आती है। अब एग्जाम्पल के लिए, एक निचली अदालत है, जैसे यहाँ पर अदालतों का क्रम देखो। ठीक है, तो अदालतों का क्रम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये अदालतों का क्रम है। अब यहाँ पर देखो, जो सबसे निचली अदालत है, तो सबसे निचली अदालतों का बहुत छोटा सा क्रम होता है, से निचली अदालत है। अब यहाँ पर इसका ए वाला क्षेत्र है, दायरा है। ठीक है, अब इस क्षेत्र के बाहर आपको प्रयोग नहीं करना है, इसकी शक्तियां हैं जो यहाँ से लिमिटेड है। मान लो यहाँ पर कई सारे हैं अलग अलग, यहाँ पर उच्च न्यायालय है। ठीक है, और यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट है आपका, तो ये सुप्रीम कोर्ट है। अब जो है उनको, जो है यहाँ पर एक दूसरे के दायरे से बाहर निकल के नहीं काम करना है। जो निचली अदालतें हैं, अब कई निचली अदालतें होती हैं वो अपने दायरे से बाहर जाकर कोई फैसला सुना देती हैं, कोई किसी प्रकार का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही होती है एक प्रकार से, तो उस समय पर जो है एक सर्स्योरी कहलाती है, यानी कि उत्प्रेषण रिट है, उसको जारी किया जाता है। इसको उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी अभी देखो, अभी इन रिट से संबंधित और भी क्वेश्चन आएंगे। तो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, जैसे मंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश है, निषेध है, और उत्प्रेषण है या अधिकार परीक्षा है। तो अगर हम इसकी भी बातचीत कर लेते हैं कि कौन कौन से रिट्स हैं, सारे के सारे हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या लिखा हुआ है, हैवियस कॉर्पस। तो इसमें जो है अवैध हिरासत से मुक्ति, अवैध हिरासत से मुक्ति की बात की गई, अवैध हिरासत से मुक्ति है। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश, परमादेश जो है सार्वजनिक कर्तव्य पालन हेतु आता है, सार्वजनिक कर्तव्य पालन हेतु, पालन हेतु है। ठीक है, इसके अलावा आता है निषेध। निषेध जो है वो एक प्रकार से निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने हेतु रोकता है, निचली अदालत को, अदालत को अधिकार क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से, बाहर जाने से रोकने हेतु। ठीक है, इसके अलावा आता है फिर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है निचली अदालत के आदेश को रद्द करने हेतु, निचली अदालत के आदेश को रद्द करने हेतु, रद्द करने हेतु। ठीक है, इसके बाद आता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। को वारंट जो है
किसी सार्वजनिक पद की जांच हेतु है, किसी सार्वजनिक पद की जांच हेतु, जांच हेतु इसकी बात की गई थी, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। आत्म दोषारोपण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है। आत्म दोषारोपण अभी भी मैं बताया हुआ था कि स्वारोपण का जो सिद्धांत है उसकी बातचीत की गई थी। अब देखो स्वारोपण का सिद्धांत सिंपल कहता है अनुच्छेद 20 के तहत है। स्वारोपण का सिद्धांत किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत स्वारोपण का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 20 में 3 सब आर्टिकल है, उसके तहत इसकी बात की गई थी कि कोई भी स्वारोपण का सिद्धांत नहीं होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कोई व्यक्ति जो है उस स्वयं के विरुद्ध जो है गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, एक प्रकार से बात की गई थी। ठीक है, इसको नेमो टेंटोर सेपियंस एक्वरेसियर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति होगा स्वयं को दोषी साबित करने के लिए बाध्य नहीं है, इस पर आधारित है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो केवल जो मैंने अभी बताया हुआ था कि जो स्वारोपण का सिद्धांत है केवल केवल आपराधिक मामलों पर लागू होगा, किसी प्रकार से दीवानी मामलों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 22 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 23 में कहता है कि किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और देखा कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार से सीधे प्रभावित होता है। तो ये किस मामले में कहा हुआ था? तो देखो एक फैसला आया था 1992 में। कब? 1992 में आया था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। किसमें? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में। एक कब आया था? एक कब आया था? 1992 में। ठीक है, तो 1992 में इन्होंने बोला हुआ था कि शिक्षा का अधिकार जो है वो जीवन के अधिकार से सीधा प्रभावित होता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 से संबंधित और भी अधिकार हैं, जैसे और भी मामले हैं, जैसे खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश है जिसमें निजता के अधिकार से संबंधित चर्चा की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा वो गोपालन मामला है, तो गोपालन मामला में जो है अनुच्छेद 21 से संकीर्ण व्याख्या की गई थी। मेनका गांधी में इस गोपालन मामले को खारिज कर दिया गया था। ओल्गा टेलेस बनाम बॉम्बे मामला है जो नगर निगम मामले में आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग अधिकार हैं। और बाद में इसमें क्या हुआ कि जो फैसला आया तो 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 21 ए के तहत जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 को ए को जोड़कर 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड द्वितीय खंड के सिद्धांत को सम्मिलित करता है? तो अनुच्छेद 20(2) में क्या लिखा हुआ, मतलब द्वितीय खंड को कौन सा है तो वो बताता है। तो देखो सिंपल सा है, द्वितीय खंड के सिद्धांत को शामिल करता है तो दो सिद्धांतों को शामिल करता है बेसिकली, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द्वितीय खंड अर्थात मतलब जो है डबल जियोपैरिटी कहलाता है, डबल जियोपैरिटी। यहाँ पर द्वितीय खंड जो है इसका मतलब ये है डबल दोहरा सिद्धांत जो है डबल जियोपैरिटी। तो डबल जियोपैरिटी की बातचीत की गई है, किस में की गई है? तो अनुच्छेद 20(2) में की गई थी ना, अभी अभी तो मैंने बताया हुआ था आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 वर्ष अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(2). बाकी मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, और दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अनुच्छेद 20(2) में जो है प्रकार से दोहरी सजा का निषेध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20(3) में जो है स्वारोपण का सिद्धांत दिया हुआ है जिसकी बातचीत की गई है, जो मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 जो है वो किससे संबंधित है, इसके बारे में चर्चाएं कर चुकी हैं ऑलरेडी, बाकी आपको अच्छे से पता है। तो इसमें जो है अपराधों के संबंध में दंड से सुरक्षा, अपराधों के संबंध में दंड से सुरक्षा 3 इसमें दिए हुए हैं। अनुच्छेद 20(1) जिसमें कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं, अनुच्छेद 20(2) जो जिसमें कोई दोहरी सजा नहीं, और अनुच्छेद 20(3) जिसमें कोई स्वारोपण की सिद्धांत की बातचीत नहीं की है। उपाधियों का अनुमूलन जो है वो किसका हिस्सा है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में बातचीत की गई है इसके बारे में। ठीक है, और धारक मामलों के प्रबंधन की संस्था जो है अनुच्छेद 26 में बातचीत की गई इसकी, अनुच्छेद 26 में बातचीत की गई है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता जो है अनुच्छेद 16 में बातचीत की गई इसकी।
ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन 25 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? इसके बारे में देखो मैंने अभी चर्चा तो नहीं की है, लेकिन शॉर्टकट में आपको बताया हुआ था, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बातचीत की गई थी। तो यह जो हिस्सा है मानव तस्करी और जबरन श्रम की जो बातचीत करता है वो है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब अनुच्छेद 23 में जो है, अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में जो इसके अंतर्गत आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में जो है मानव तस्करी जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थानों में रोजगार का निषेध है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थानों में रोजगार का निषेध है। खतरनाक स्थानों में रोजगार का निषेध है, रोजगार का निषेध है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के जो सभी बाल श्रम है उस पर प्रतिबंध लगाया गया हुआ था। इसमें जो है पारिवारिक श्रम, जो पारिवारिक उद्यम है उनको छोड़कर ये बातचीत की गई थी। और 14 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनको खतरनाक कार्यों से भी प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो 26 में का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? धर्म स्वतंत्रता के अधिकार की बातचीत की गई है। तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था, पहले भी बताया होंगी। तो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई तो उसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन ना पढ़ना बेहतर ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है। सारे आर्टिकल्स अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी बातचीत की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है यहाँ पर। तो अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र अभ्यास प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण अंतःकरण की स्वतंत्रता या प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अनुच्छेद 26 में जो है, अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता की बातचीत की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 27 जो है, 27 जो है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता है। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता है। करों के भुगतान से स्वतंत्रता है, भुगतान से स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 28 जो है सरकारी सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक पूजा या पूजा में भाग लेने की क्षमता है। ठीक है, तो सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसकी बातचीत की गई थी अनुच्छेद 28 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 28 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसकी कोई वर्ग अचल संपत्ति को अधिकृत या स्वामित्व रखने का अधिकार रहेगा या रखेगा? तो ये किसके तहत बातचीत की गई थी? तो ये जो है 26C के तहत बातचीत की गई है। ठीक है, किसके तहत? 26C के तहत। तो देखो बेसिकली जो 26 अनुच्छेद 26 है उसमें 4 खंड का विवरण दिया हुआ है, 26A, 26B, 26C और 26D की बातचीत की गई है।
ये अलग अलग चीज़ों की बातचीत है, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव में हम अभी बता देते हैं आपको। तो देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर, देखो अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में 4 प्रकार की बातचीत की गई है, मतलब 4 उपखंडों की वर्णन है। तो 26A में आता है, तो 26A में आता है कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव किया जा सकता है। धार्मिक धार्मिक और धर्मार्थ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जिससे के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव। ठीक है, 26 में। इसके अलावा 26B की जो है वो धार्मिक मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन। ठीक है, इसके अलावा 26C जो है, 26C ही चल और अचल संपत्ति को अधिकृत और स्वामित्व रखने का अधिकरण देता है। ठीक है, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिकरण की चर्चा की गई। ठीक है, इसके अलावा आता है 26D। 26D जो है वो कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन है। कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन हो जाएगा, ऐसी संपत्ति का प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 26C, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29वां। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन का उल्लेख करता है? परोपकारी उद्देश्यों के लिए जो संस्थानों की स्थापना और संचालन का उल्लेख करता है, यह जो है वो अनुच्छेद, अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि संस्थानों की स्थापना और उल्लेख करता है, अनुच्छेद 26 में चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। और 26A में जो है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जो है संस्थाएं स्थापित और बनाए रख सकता है। ठीक है, इसका बातचीत यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 28 जो है, इसमें जो कहा हुआ है कि जो सरकारी वित्त पोषित स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। ठीक है, वहीं पर जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्कूल है उसमें उसकी अनुमति दी जा सकती है, और किसी भी छात्र को उसकी या उसके अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया सकता है। इसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 28 में जो है सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं, धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, अब किसी भी छात्र को जो है उसकी अभिभावक की सहमति के बिना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित है, तो 29 में का जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30वां, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाने जाते हैं, अभी भी मैं बताया नहीं बताया अभी आपको, जस्ट 2 सेकंड पहले ही बताता जा रहा हूँ। तो अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31वां। प्रश्न नंबर 31वां बातचीत कही कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया था? तो ये तो संपत्ति का अधिकार था ना, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हटाया गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32वां। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव तस्करी और सभी प्रकार को प्रतिबंधित करता है। तो कौन से प्रकार का? श्रम, कार्य, सेवाएं या जबरन श्रम? तो बेसिकली प्रतिबंधित करता है वो जबरन श्रम को करता है। आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो इन सबको प्रतिबंधित नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, तो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर डेड डैश था, तो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 33, क्वेश्चन नंबर 33वां, कि कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा? तो कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है?
इसकी चर्चा की गई है। तो जो ए है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद और शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान, इसमें अनुच्छेद 30 के अंतर्गत एक चीज लिखी हुई है। और अनुच्छेद 30 में जो है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 30 में जो है वो है सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित, भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रसार करने के कारण, शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार, प्रशासित करने का अधिकार। ठीक है, इसकी बातचीत की गई थी। अनुच्छेद 30(1)(a) में जो है के अनुसार ये भी वर्णन इसमें कि राज्य जो है ऐसी संपत्ति को अधिग्रहण करेगा तो उसको लिए उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 30(2) में जो है वो राज्य किसी शैक्षिक संस्था को सहायता देने और इस आधार पर विद्वान नहीं कर सकता है कि वह जो है अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित है। सब चीजों की बातचीत यहाँ पर की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 में का। क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है? कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त है? तो इसमें देखो अनुच्छेद 21(a) के तहत जो है इसकी बातचीत की गई है। ठीक है, इसकी प्राथमिक शिक्षा अधिकार की बातचीत की गई है। ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल और केवल केवल नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स डाल लो आप, बाकी आपको फिर उसमें से छांट लेना है कौन से हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15, इसके अलावा अनुच्छेद 15 हो गया, और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो है केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 14, इसके अलावा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। तो ये सारे हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? और ऐसे कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 20 और 21 है, जो किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया सकता इनको। अनुच्छेद 20 और 21 में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दंड के संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन की और व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा करता है। तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट नहीं है जिसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है? ठीक है, अब इसमें से कौन सा है वो आपको अच्छे से पता है, दिख रहे हैं, अभी अभी आपको बता रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये है ही नहीं है, रिट ही नहीं है। ये क्या है? नागरिकता प्राप्त करने का एक प्रकार का सिद्धांत है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने का एक सिद्धांत है, नागरिकता प्राप्त करने का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार जो है जस्ट सॉली सिद्धांत के अनुसार किसी भूमि पर जन्म लेने से नागरिकता मिलती है, किसी भूमि पर, भूमि पर जन्म लेने से, जन्म लेने से नागरिकता प्राप्त होती है, लेने से नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको पता ही है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रतिष्ठीकरण, उत्प्रेषण, तो ये सारी जो हैं वो, और परमादेश, तो ए रिट के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37वां, क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो व्यापक मूल अधिकार प्रदान करता है?
तो बेसिकली देखो, अनुच्छेद 226 है। अब यहाँ पर अंतर क्या है इन दोनों में? अनुच्छेद 226 है बेसिकली इसका सही तो आंसर। अब यहाँ पर अंतर ये है कि सर्वोच्च न्यायालय है केवल और केवल अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार जो दिए हुए हैं उनके अधिकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो मूल क्षेत्राधिकार है। लेकिन वहीं पर जो अनुच्छेद 226 है, उच्च न्यायालय उन चीजों के लिए भी रिट जारी कर सकता है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता है, यानी कि जो अन्य कानूनी अधिकार दिए हैं उनके अधिकार उसके प्रति भी रिट जारी कर सकता है। तो इतना सिंपल सा अंतर है अनुच्छेद 26 226 के अंतर्गत, कि एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के तौर से भी ज्यादा व्यापक हो जाता है, क्योंकि वो अन्य जो कानूनी अधिकार भी दिए हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 302 है, अनुच्छेद 300 ए है जो, यानी कि जो संपत्ति अधिकार है, तो आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए, लेकिन उच्च न्यायालय आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38वां, कि भारतीय संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो कुछ परिस्थितियों में जो है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। शांतिपूर्ण समय में, बाहरी आपातकाल के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय पे मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में कैसे किए जा सकते हैं? अगर सामान्य परिस्थिति में किया जाए तो फिर तो राज्य शक्तिशाली हो जाएगा यहाँ पर। ये किसी भी आपातकाल चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय हो, ऐसा नहीं है। तो बाहरी आपातकाल के दौरान ये सारी चीजें हैं कि जब अनुच्छेद 352 के तहत कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अधिकार जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित स्वतः निलंबित ही हो जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, इतना ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 39वां, मान लीजिए खदान में काम करने वाला मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र को स्कूल भेजने के बजाय अपने काम में मदद करने के लिए कहता है। इस स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लंघित होगा? इसमें बोला एक खदान में काम करने वाले से। देखो, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि भाई घर पे तो काम नहीं कर सकते हैं, तो कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार है जहां पर ही निषेध किया गया है, बाल श्रम को निषेध किया गया है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 24 के तहत निषेध किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत निषेध किया गया है। किस किस चीज को? कारखाने में, कारखाने में, इसके अलावा कहाँ पर? खदानों में, और इसके अलावा अन्य खतरनाक रोजगारों में, अन्य खतरनाक रोजगार में, अन्य खतरनाक रोजगार में जो है बाल श्रम को निषेध करता है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को इसमें रोकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो ए नंबर से ये आंसर है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है 9 वर्षीय, तो जो एक प्रकार से स्पष्ट उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40वां, कि सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय में, ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय में पूछा हुआ है। अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय में जारी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन वह जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? ये तो आपको पता है, परमादेश रिट की बातचीत है। तो रिट किसके अंतर्गत आते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है एक प्रकार से किस अनुच्छेद 32 के तहत आता है? ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत इसकी बातचीत की गई है। परमादेश जो है, परमादेश है क्या बेसिकली उसको जानो। परमादेश, परमादेश का मीनिंग आता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं जो है यह रिट जो है किसी सार्वजनिक अधिकारी या अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देती है। जब वो ऐसा करने में विफल होता है सामान्य तौर पे। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, मैं आपको पहले ही नाम बता चुका हूँ, इनके बारे में बार बार नहीं दोहराऊंगा, टाइम भी तो जाता है यार। क्वेश्चन नंबर 42, कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? इसके बारे में अभी भी चर्चा की हुई है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब एक एक करके बताता हूँ फिर से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, भूलना मत, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली नंबर हो जाएगी। इसके अलावा कौन सी है? परमादेश है, परमादेश देश है, परम आदेश है। इसके अलावा प्रतिषेध है, प्रतिषेध है, और इसके बाद जो है उत्प्रेषण हो जाएगी, उत्प्रेषण हो जाएगी। और इसके बाद कौन सा आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा अधिकार परीक्षा या को वारंटो, अधिकार परीक्षा आ जाएगा। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन या दंड से सुरक्षा जो है, किसी अभियोजन को समर्थन या अपने हस्तलेखन के नमूने को प्रमाण देने के लिए देने से इनकार करने हेतु, या स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने का अधिकार है, या केवल उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए जो उस कृत्य के समय प्रभावी कानून का उल्लंघन करता हो। इसमें बोला है मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं प्रदान किया गया है? तो इसके तहत जो है वो स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने का अधिकार जो वो मौलिक अधिकार के तहत नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, प्रदान नहीं किया गया है, किसी व्यक्ति के स्वयं के विरुद्ध साक्षीवादी नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 20(3) के तहत उसकी बातचीत करेगी, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 100 ऊपर की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि ये गवाह बनना नहीं है। ठीक है, जैसे हस्तलेखन हो गया, नमूना हो गया, ये सब है, सब चीजें उसके 100 ऊपर की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का मतलब होता है गलत कथन। गलत कथन के बारे में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, राज्य को भारत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को तर्कसंगत आधार के बिना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का अधिकार, वंचित करने का आधार विधि द्वारा स्थापित के अनुसार होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बनती प्रत्यक्षीकरण न्यायिक रेट के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के विचारों में न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की हुई थी। सभी लगभग सही है, लेकिन उसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक सही नहीं है, थोड़ी सा आपको वो आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के विचार में न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा न्यायिक प्रक्रिया की नहीं की हुई थी। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया की जगह पे कह सकते हैं कि अनुच्छेद एक वो पालन जो बनाम मद्रास राज्य था, 1950 में फैसला आया हुआ था। 1950 में फैसला आया था। इसमें एक प्रकार से अनुच्छेद 21 की जो है, अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की गई थी, है ना। कानून की स्थापित प्रक्रिया का अर्थ जो है कानून की प्रक्रिया नहीं है, साफ साफ बोला गया था इसमें। ठीक है, तो इस मामले जो है न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत नहीं की गई थी। बाद में इस फैसले को बदल दिया गया था कब, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में इसको बदल दिया गया था 1978 में, और इसको गोपाल निर्णय को खारिज कर दिया गया था। उसमें कहा गया था कि जो प्रक्रिया है वो उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और तर्कसंगत होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए विचित्र विधि का उचित प्रक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में, भारतीय संविधान में किसी मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है? मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी नहीं देता है। समानता का अधिकार को तो देता है भाई, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सबको देता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कहाँ देता है भाई, और व्यापार व्यवसाय का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को पहले देता था 19F में। ठीक है, 19 में हुआ था। इसके अलावा इसको हटा करके जो है वो 301 के अंतर्गत रख दिया गया। 19F के अलावा, इसके अलावा 19(1)(F) जो है 1F, और इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 31 के तहत कर सकते हो। बाद में इसको हटा करके 301 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। कब हटाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। सही कथन ढूंढ लो। यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे से अलग नहीं है। ये इसके अंतर्गत किया गया था? नहीं किया गया था। ठीक है, तो किया गया था भाई, हाँ, 19 और 21 जो एक दूसरे से अलग नहीं है, ये बातचीत इसमें की गई थी। ठीक है, अब यहाँ जो निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत आने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 19 की शर्तों के पूरा किए बिना वैध भी हो सकता है, तो ये भी भाई ये जो है वो गलत है। ठीक है, और उसने पूछा गलत कथन नहीं है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निष्पक्ष सुनवाई मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ पूर्वग्रहों को समाप्त कर देती है, ये भी सही है। मुझे किसके तहत जीवन के अधिकार को मारने का अधिकार शामिल नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, इन्होंने जो है गोपाल निर्णय को खारिज करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो है वो परस्पर संबंधित है, इन्हें अलग अलग करके नहीं दे सकता है। न्यायालय ने साफ साफ बोला हुआ था मेनका गांधी 1978 मामले में। क्या बोला हुआ था कि अनुच्छेद अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो है वो परस्पर संबंधित है, परस्पर संबंधित है, परस्पर संबंधित है, और इन्हें अलग अलग करके नहीं दिया जाता है, और इन्हें अलग अलग नहीं दिया जाता है, अलग अलग नहीं दिखा।
नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मामला बंदी पृथक्करण से संबंधित है? बंदी पृथक्करण से संबंधित है, इसके बारे में बातचीत की गई है। तो देखो इसमें जो है एक मसला आया था बंदी पृथक्करण वाला, जिसमें कहा गया था कि जो यह मामला जो है आपातकाल के दौरान आया हुआ था, तो ध्यान रखना आपको। तो 1975 1977 के बीच में आया था। तो इसमें बोला गया था कि जो मध्य परीक्षण याचिका दायर करने का अधिकार है वो निलंबन से संबंधित था। ठीक है, इसमें फैसला दिया गया था कि आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है गैर कानूनी हिरासत को भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, गैर कानूनी हिरासत को नहीं दे सकते हैं। तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 में एक फैसला आया हुआ था, बंदी पृथक्करण से संबंधित फैसला था कि आपातकालीन के दौरान, यहाँ पर देखना, आपातकालीन के दौरान, आपातकाल के दौरान नागरिक नागरिक अनुच्छेद 21 के तहत गैर कानूनी गैर कानूनी हिरासत को चुनौती नहीं दे सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद विवाद निर्णय को के एस पुट्टा स्वामी आया था जो 2017 में आया था, इस मामले को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ की बातचीत की गई है। यह जो है बेसिकली 2004 में आया हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, और इसमें अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आया था, भाषण एवं व्यक्ति क्षमता के तहत आया था। तो इसमें मान्यता दी गई थी कि जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है वो इसका पार्ट है, अनुच्छेद 19(1)(1) का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसके रूप में मान्यता दी गई थी। और इसने बोला हुआ था कि न्यायालय ने कहा हुआ था कि नागरिकों के जो है, नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी पाने का अधिकार है इसके तहत। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला गया था इस निर्णय में कि नागरिकों को सरकारी कार्यों की सरकारी कार्यों की जानकारी पाने का अधिकार है, जानकारी पाने का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार है। और इसी के अनुसार में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान में भाग 3 में निहित कुछ अधिकार केवल राज्य के खिलाफ परिवर्तनीय है। यहाँ पर देखो भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित कुछ अधिकार जो है वो केवल और राज्य के खिलाफ परिवर्तनीय है, इसकी चर्चा की गई है, तो एकदम ही सही है भाई। ठीक, केवल राज्य के खिलाफ परिवर्तनीय है ना। और भारतीय संविधान के भाग 3 में कुछ निहित कुछ अधिकार केवल नागरिक के पक्ष में परिवर्तनीय, ये भी सही है। और संविधान के नागरिकों के भाग 3 में निहित कुछ अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ परिवर्तनीय है, ये भी सही है। ये तो दोनों ही, तीनों ही सही है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में चर्चाएं ऑलरेडी पहले ही हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को उपलब्ध है, अभी भी मैंने आपको बताया हुआ था कि कौन से नागरिकों को उपलब्ध है, कौन से गैर नागरिकों को उपलब्ध है, इसके बारे में चर्चा तो कर ही चुके थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो कौन सा है, कौन सा नहीं है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो जो आत्म आत्म दो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो भी है, उपलब्ध है। ठीक, अंतःकरण की क्षमता उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा आत्म दोषारोपण का सिद्धांत ये भी उपलब्ध है, लेकिन जो अभिव्यक्ति क्षमता है वो उपलब्ध नहीं है विदेशियों को। रोजगार के मामले में जो गिर विधवा वो भी उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही आंसर है वो 2 और 3 हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया हुआ था 15, 16 और 19 और 29 और 30, ये सब जो है वो नागरिकों को उपलब्ध है, केवल नागरिकों को। बाकी जो है वो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो है वो नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। इनके बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, संसद द्वारा पारित 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है? इसके बारे में कितनी बार चर्चा करूंगा, कितनी बार? अगर आप लोग इसके बावजूद भी आपको याद नहीं है तो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है
को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसको अनुच्छेद 301 के तहत यानी कि भाग 12 में जो है इसको एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में पारित कर दिया गया था। ये मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्रित्व काल था उस समय पर, ठीक है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है हमको, गलत कथन बताना है। तो 50वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा। अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी की बात करता है। संविधान उच्चार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है। उच्च न्यायालय का रिट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के से व्यापक है। तो देखो ये तो वाला सही है, संविधान उच्चार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है भाई, है ना, ये भी सही है। और 22 में जो है निवारक की बात करता है, जो भी सही है। और 85वां संविधान संशोधन नहीं है, इसकी जगह पे 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो ए नंबर सही आंसर है, ठीक है। बाकी इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, भारतीय संविधान वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा लगाए गए कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती है। एक प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन किन से संबंधित हैं? मानहानि, शालीनता और नैतिकता, अपराध के लिए उकसाना। तो ये सारे ही हैं, इसमें क्या है, सारे ही हैं, ये सारे के सारे जो है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2) में जो है 8 आधार दिए हुए हैं। कितने? 8 आधार दिए हुए हैं जिनके आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब वे कौन कौन से हैं? जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता, और अखंडता, संप्रभुता और अखंडता, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ जाएगा राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। और इसके अलावा जो है विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है। इसके अलावा जो है सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा शालीनता और नैतिकता, शालीनता और नैतिकता, शालीनता और नैतिकता। इसके अलावा जो है न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय का अवमानना। इसके अलावा मानहानि के लिए, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना, ये भी हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपराध के लिए, 8वां अपराध के लिए उकसाना। इस तरीके से इन सबकी चर्चा की गई है। तो जो हो जाएगा वो कह जाएगा सारे ही सही हैं। तो 1, 2, 3 डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 का डी नंबर सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां, ठीक है। भारत की सीमा के भीतर विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण की गारंटी भारतीय निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अरे इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का सही अर्थ क्या है? राज्य शब्द का सही अर्थ पूछा हुआ है। या केवल भारत सरकार से संबंधित है? तो केवल कैसे भारत सरकार से संबंधित होता है? तो ये वाला तो गलत है। या केवल भारत सरकार और भारतीय संसद को संबंधित, ये भी सही नहीं है। या केवल भारत सरकार, भारतीय संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानसभा को संबंधित करता है, ये भी सही नहीं है। यह भारत सरकार, भारतीय संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभाओं, भारत की सीमा के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों को संबोधित करता है। इसके बारे में राज्य की परिभाषा की हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई थी। सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि राज्य की परिभाषा में जो है भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, राज्य के भीतर भारत सरकार का नियंत्रण है। स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण में वो भी आ जाते हैं जो कोई निजी निकाय है, अगर वो राज्य के उपकरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी रिट है जिसका अर्थ है कि आपको शरीर प्रस्तुत करना चाहिए? आपको शरीर मतलब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस है, इसका बोला गया है कि आपको शरीर प्रस्तुत करना चाहिए। जो एक प्रकार से कई बार क्या होता है कि कोई गैर कानूनी हिरासत में है, गैर कानूनी हिरासत में, हालांकि 6-7 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाता है मसला, चाहे सोनम वांगचुक का केस ही क्यों ना हो, उसके बारे में लोग नहीं सुनते हैं भैया। ये सारी और सारी सब थ्योरीज हैं, आप
आपको ध्यान रखना है, थ्योरीज में कई बार बिलीव नहीं करना है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57वां, कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस मामले को में तय किया गया था? तो अनुच्छेद धारा 377 में जो है भारतीय 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है। अब इसमें जो है सियारा सिंगल बनाम भारत संघ, ये तात्कालिक रूप से टाइम पे कह सकते हैं पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार एवं अन्य, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसमें उच्च न्यायालय में 2009 में भारतीय संविधान की धारा 29 उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जिसमें देखो इसमें जो है वयस्कों के बीच निजी तौर पर सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। ठीक है, इसमें जो है धारा 377 में कौन से पार्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? जो वयस्कों के बीच निजी तौर पर सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता है। समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता है, अपराध मानता है। ठीक है, इसकी चर्चा की गई थी, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 में जो भेदभाव का निषेध की बातचीत की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जैसा कि संशोधित किया गया है निम्नलिखित में से किन किन को शामिल करता है? अनुच्छेद 19(1) में जो है, तो इसके बारे में देखो पहले ही बता चुका हूँ कि सारे जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा की गई है। देखो तो वाक एवं व्यक्ति क्षमता इसकी बातचीत है। ठीक है, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों को इकट्ठा रखने की स्वतंत्रता इसके तहत है? नहीं तो यार इसके तहत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला छोड़ दो यहाँ पर। किन किन अधिकारों को शामिल करता है? 19(1) संपत्ति अर्जित करना और उनका निपटान करने की क्षमता, ए भी सही है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, अच्छा इसमें जो है कहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था, इसमें जो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के ऊपर, यहाँ पे गलत हो गई है, ये वाला सही है, लेकिन संपत्ति अर्जित करना इसे कहाँ से हो जाएगा, मैं इसको सोच रहा था, तो इस तीसरा गलत है। और भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4, तो डी नंबर सही है। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, 19(1) के बारे में डिटेल से मैं चर्चा कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार को किस संविधान के संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? इसके बारे में चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, 19(1) के तहत। अब इसमें 21(a) में लिखा हुआ क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन इसमें सामान्य तौर पर लिखा क्या हुआ है? तो लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसकी बातचीत की गई थी। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, इनमें में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें देखना है, एक एक करके, थोड़ी सा लंबे कथन है, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि लंबे कथन में कौन सा कथन सही है। इसमें बोला है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य सभी बच्चों को 11 वर्ष की आयु तक, नहीं 11 वर्ष तो नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष है, तो विकल्प ए गलत हो जाएगा, लेकिन ना कि 11 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। तो ये नहीं है भाई, पूर्ण शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है, तो पूर्ण गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत केवल धार्मिक और भाषा को उल्लेख उनके पसंद शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संदर्भ में किया गया है, तो ये वाला सही है। ठीक है, संसद किसी भी अन्य न्यायालय को भले ही वह कानून द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी भी क्षेत्र में रिट जारी करने की शक्ति नहीं देती है, तो ये भी सही है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, संसद कानून द्वारा अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, यहाँ पर लगता है। ठीक है, नहीं दे सकती, इसकी बातचीत कर रहा है, तो ये गलत है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 61, आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया सकता है? तो कौन सा निलंबित नहीं किया सकता है? तो देखो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया सकता है, तो ध्यान रखना है आपको।
तो जो इसमें है, जो ये 20 का है, अनुच्छेद 20 में ही है, समाचार का अधिकार 32 है, ठीक है, और भारत में क्षेत्र 19 है, ठीक है, और इसमें कानून की समझ समानता है 14 है। तो कौन सा नहीं किया जा सकता है? ए नंबर, यानी कि अपराधों के दोषी के संरक्षण में अधिकार, और अनुच्छेद 21, इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, यानी कि बी नंबर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ए नंबर सही आंसर होगा। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 62, भारत में उत्प्रेषण ऋण जारी करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? तो उत्प्रेषण ऋण जारी करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, उसके बारे में चर्चा की गई। तो देखो, एक न्यायाधिकरण या अधिकारी होना चाहिए जिसे विषयों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने का कानूनी अधिकार हो और जिसका कर्तव्य न्यायिक रूप से कार्य करना हो। तो ऐसे निर्णय न्यायाधिकरण या अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया हो, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है इसका। तो दोनों ही शर्तें हैं, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रमाणित करने के लिए मतलब ये है, रिट अधिकार क्षेत्र की अधिकता, अधिकार क्षेत्र की कमी और कानून त्रुटि के मामले में जारी की जाती है। तो जो उत्प्रेषण रेट है, अब उत्प्रेषण रेट देखो आप, उत्प्रेषण रेट कब जारी की जाती है? इसका अर्थ होता है प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए बातचीत की गई थी। तो इसमें बेसिकली यह जो है कब जारी की जाती है? अधिकार क्षेत्र की अधिकता हो, अधिकार क्षेत्र की अधिकता, अधिकता या अधिकार क्षेत्र की कमी, अधिकार क्षेत्र की कमी। इसके अलावा जो है कानूनी या त्रुटि मामलों में जारी की जाती है, कानूनी या त्रुटि के मामलों में जारी की जाती है, त्रुटि के मामलों में जारी की जाती है। तो ए नंबर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 62वां। 63वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत जब किसी सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई से इस विभाग द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति इन अधिकारों को लागू कर सकते हैं। भारत संविधान के भाग 3 के तहत जब किसी सरकारी प्राधिकरण की न केवल कार्रवाई बल्कि निष्क्रियता से भी इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति इन्हें लागू कर सकते हैं। इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका दोनों ही सही है आंसर, ठीक है। भाग 3 के तहत जब किसी इस प्रकार की गारंटी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति लागू कर सकते हैं, एकदम सही बात है भाई, ठीक है। और भाग 3 के तहत जो लिखा हुआ है, जब किसी सरकारी प्राधिकरण की न केवल कार्रवाई बल्कि निष्क्रियता से भी इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति इन्हें लागू कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो सी नंबर सही आंसर है। थोड़ी सा कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ जैसे विशाखा बनाम राजस्थान मामला 1997 के मामले में न्यायालय ने सरकार की निष्क्रियता के कारण कार्यस्थल पर अनिश्चितता के मामले में दिशा निर्देश भी जारी किए हुए थे, यहाँ तक कि इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। सी नंबर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 64वां, क्वेश्चन नंबर 64वां कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वह रिट याचिका दायर की थी जिससे भारत सर्वोच्च न्यायालय के ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी हुई थी? ये तो जो है के एस पुट्टा स्वामी मामला है, 2017 में आया हुआ था, 2017 में आया हुआ था के एस पुट्टा स्वामी मसला, ठीक है। बाकी जो है न्यायमूर्ति के एन भगवती, वो अपने अलग मसलों के लिए फेमस है, ठीक है, और इन सबकी चर्चा हम बातचीत में कभी और करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है? ऐसे यार कितने बार चर्चा करें, अनुच्छेद 32 की चर्चा की गई थी। तो बी आर अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान को और हृदय और आत्मा कहा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी चर्चा ध्यान रखनी है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 66वां, 66वां कहता है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं की पूर्ण समानता के लिए कौन सा प्रावधान करता है? पूर्ण समानता की बात की गई है, तो कौन सा प्रावधान करता है? क्या वो भारतीय संविधान अधिनियम है? महिलाओं की पूर्ण समानता, पुरुषों और महिलाओं की, तो देखो अनुच्छेद 14 और 15 जो है मिलकर बेसिकली महिलाओं की पूर्ण समानता को सुनिश्चित करते हैं। तो अनुच्छेद 14 और 15 हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। एनडीए 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 14 में जो है कानून की समझ समानता और कानून की समझ समान संरक्षण की बात की गई थी। एक प्रकार से जो व्यक्तियों पर लिंग भेद है उसके बिना लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थल पर भेदभाव का निषेध करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 15(3) तो जो ये है कि राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अनुमति भी देता है, ठीक है। 14 और 15 हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 67वां, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? कौन मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? शिक्षा का अधिकार भाई मौलिक अधिकार है,
ठीक है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार ए भी है। और उपाधियों से सम्मान अधिकार, ये उपाधियों से सम्मान अधिकार कहाँ है? ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन है नहीं, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार 21A है भाई इसमें, ठीक है। ए है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 30, और अक्षरता का विरोध अधिकार अनुच्छेद 17। उपाधियों का समान अधिकार नहीं है, उसकी उपाधियों का अंत है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर न्याय संगत अधिकार है? गैर न्याय संगत अधिकार की बातचीत करता है। गैर न्याय संगत अधिकार, तो देखो इसमें बोला है पर्याप्त आजीविका का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभियुक्त का अधिकार, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखो जो पर्याप्त आजीविका का अधिकार है एक किसमें है? अनुच्छेद 39 में है, अनुच्छेद 39A में है। और यह जो अनुच्छेद 39A हो जाता है एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं, नीति निर्देशक निर्देशक तत्व हो जाते हैं, ठीक है। और यह जो है गैर गैर न्यायसंगत है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 24 और 25 में है, 23 और 24 में है, 24 और 25 में नहीं है। अभियुक्त का अधिकार जो है वो 20 और 22 में है, ठीक है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है। तो इन सबकी चर्चा की हुई है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। में से कौन सा एक रिट नहीं है? रिट नहीं है, परमादेश है, बदली विदच्छीकरण है, उत्प्रेषण भी, वर्ष विभाज्यता कोई भी नहीं है, इस प्रकार का कोई भी है ही नहीं, ठीक है। एक संविधान कानून का सिद्धांत है, ठीक है। यदि किसी कानून का कोई भाग असंविधानिक हो तो केवल वह भाग रद्द होगा, पूरा कानून नहीं, ठीक है। विभाज्यता का मतलब क्या है? एक प्रकार का सिद्धांत है, सिद्धांत में है किसी कानून का किसी कानून का कोई भाग असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो केवल वह भाग रद्द होगा, रद्द होगा, पूरा कानून नहीं, पूरा कानून नहीं। तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस अनुच्छेद के तहत दी गई स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, इस अनुच्छेद के तहत जो है दी गई स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, इस अनुच्छेद के दी गई स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो सही भैया, दी गई स्वतंत्रता पूर्ण नहीं एकदम है, और अनुच्छेद के तहत दी गई स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया सकता है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, 8 आधार आपको बताए हुए थे, ठीक है, जिनमें से 7 बहुत प्रमुख हैं। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य असमान परिस्थितियों में व्यक्तियों को समान रूप से व्यवहार करने के लिए बाध्य है। यदि असमान व्यवहार में कोई पूर्व मिसाल हो तो राज्य समान परिस्थितियों में दो व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार को उचित ठहरा सकता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है राज्य असमान परिस्थितियों में व्यक्ति को समान रूप से व्यवहार करने के लिए बाध्य है, तो एक प्रकार से ये कहें तो ये गलत है कथन, ठीक है। असमान रूप से बाध्य नहीं है, ठीक है, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। कथन 2 भी गलत हो जाता है। इसमें बोला है असमान व्यवहार के लिए कोई पूर्व मिसाल हो तो राज्य समान परिस्थितियों में दो व्यक्ति के बीच असमान व्यवहार को उचित ठहरा सकता है। भाई असमान व्यवहार को उचित कैसे ठहरा जा सकता है? सीधी सी बात है। तो समान परिस्थितियों में दो व्यक्तियों के बीच जो है असमान व्यवहार जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, तो इसका सही आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। अपवादों को छोड़कर कोई निवारक निरोध कानून किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत रखने की अनुमति देता है? अपवादों को छोड़कर बातचीत की गई है। तो देखो सामान्य तौर पे जो है वो 3 माह तक है बिना मंजूरी के, 3 माह तक निवारक कह सकते हैं नजरबंदी के तहत रखा जा सकता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, तब तक 3 माह तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है। तो देखो सामान्य तौर पे जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। इसने पूछा है एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार या कहें कानूनी अधिकार या विधिक राइट्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 300A के तहत ये चीज लिखी हुई, ठीक है। पहले अनुच्छेद 19(1)(f) में, अनुच्छेद 1(f) में ये चीज लिखा हुआ था, ठीक है। और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार को इसको हटा करके 300A के तहत इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो बी नंबर सही है, बाकी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 74।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 14 तभी लागू होगा जब समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ बिना किसी तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जाएगा। अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र में कानून समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसके बारे में चर्चा हुई है। तो अनुच्छेद 14 जो है उसके बारे में बातचीत हुई है। तभी लागू होगा जब समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ बिना किसी तर्कसंगत पर समान भेदभाव किया जाएगा। एकदम सही है भैया, ठीक है। अनुच्छेद 14 जो है भारत के क्षेत्र में कानून समानता और विद्युत संरक्षण की गारंटी देता है। एकदम सही है। तो दोनों सही हैं, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। बाकी इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एक फैसले की मैं चर्चा करूंगा। ई पी रोयप्पा, रोयप्पा, ई पी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु 1974, 1974 में चर्चा की गई थी कि मनमानापन जो है, मनमानापन स्वयं, मनमानापन स्वयं समानता का उल्लंघन है, समानता का उल्लंघन है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75, निषेधाज्ञा एक आदेश है जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। निषेधाज्ञा देखो किसी सरकारी अधिकारी को किसी विशेष कार्यवाही रोकने के लिए जारी किया जाता है। संसद या विधानसभा को निषेध कानून के लिए जारी किया जाता है। निषेधाज्ञा को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो निषेधाज्ञा है उसको वो प्रोविजन या प्रतिषेध है। निषेधाज्ञा को याद कर सकते हुए प्रतिषेध है जो कब जारी किया जाता है? निचली अदालत को किसी मामले की कार्यवाही जारी करने या जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जब जो कार्यवाही करने लगता है तो उसको रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कब कब जारी किया जा सकता है? जैसे कार्यवाही अभी जारी हो या निर्णय दिया जाना भी बाकी हो, तो इन दो आधारों पर जारी किया जा सकता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? लागू नहीं होता है इसके बारे में पूछा गया है। यह राज्य जो है नागरिकों को राज्य के मनमाने कार्यों के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान करता है। यह इसे मौलिक अधिकारों पर लागू किया जा सकता है और यह किसी भी व्यक्ति, निजी या सरकारी को संबोधित किया जा सकता है जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति हिरासत में हो। यह किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई को सुनिश्चित करता है जिससे आपराधिक मामलों में विधि कारावास की सजा दी गई हो। तो देखो यह जो है राज्य के मनमाने कार्यों के खिलाफ शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान करता है। एकदम सही, वही बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है और यह संविधान मतलब अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत प्राप्त है। इसे मौलिक अधिकारों पर लागू किया जा सकता है। एकदम सही भाई। यह किसी व्यक्ति, निजी, सरकारी को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है जिसके पास कोई अन्य व्यक्ति के हिरासत में हो। एकदम सही है भाई। यह किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई को सुनिश्चित करता है जिससे किसी आपराधिक मामले में विधिक रिहाई के आपराधिक मामले में जब तो सजा हो गई हो तो क्यों ऐसे जारी किया जाएगा? ऐसे तो कोई भी अपराध बाहर आ जाएगा, हालांकि आ जाते हैं बाहर अपराधी जैसे आसाराम बापू जैसे लोग, इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते है ना। क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? संपत्ति के अधिकार की स्थिति पूछी हुई है। केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध एक कानूनी अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक कानूनी अधिकार है और केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। देखो सिंपल सा है, ये जो अनुच्छेद 300 के तहत 300 ए के तहत संपत्ति का अधिकार है वो केवल और केवल कानूनी अधिकार है। अब कानूनी अधिकार जो होता है वो नागरिकों तक सीमित नहीं होता है, तो भारत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति के लिए यह उपलब्ध होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। फिर तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78, वह विधेयक जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के अनुप्रयोग के मामले में अनियंत्रित और विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। तो देखो इसमें पूछा हुआ है कि जो कार्यपालिका और प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के प्रयोग के मामले में अनियंत्रित और विवेकाधीन शक्ति का प्रदान करता है, अनियंत्रित और विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यह जो है किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार गारंटी देता है। अब जो है मनमाने राज्यों के कार्यों को रोकता है, ठीक है। यह जो है मनमाने राज्य के कार्यों को रोकता है, कार्यों को रोकता है, ठीक है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? निजता के अधिकार की बातचीत की गई है तो अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, ठीक है। किस मामले में फैसला दिया गया था निजता के अधिकार का? तो के एस पुट्टा स्वामी मामले में बोला गया था, ठीक है। के एस पुट्टा स्वामी मामला 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी, ठीक है, जिसे सर्वसम्मति से इस मौलिक अधिकार घोषित किया हुआ था, ठीक है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य शब्द की सर्वोत्तम परिभाषा देता है? राज्य शब्द की सर्वोत्तम परिभाषा, एक समुदाय जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता है, बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र होता है और संगठित सरकार रखता है। एकदम सही भैया, ये वाला ठीक है। राज्य समूह यह एक निश्चित क्षेत्र में राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो अपने ऊपर शासन करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने और आजीविका के साधनों को सुरक्षित रखने की शक्ति देता है। तो ये वाला थोड़ी सा डाउटफुल है, और यहाँ पर देखो इसमें बोला है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना और आजीविका के साधन सुरक्षित करना जोड़ा गया, एक प्रकार से थोड़ी सा अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में लंबे संविधान समय में रहने वाले लोगों को एक समूह जिनकी अपनी संस्कृति, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है भाई, राज्य इस तरीके का नहीं होता है। एक समाज जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता हो, उसके पास केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण के प्रति उत्तराधिकार पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। राज्य ऐसा भी नहीं होता है। बेसिकली राज्य होता है एक समुदाय जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता हो और बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो और संगठित सरकार रखता हो। बाह्य नियंत्रण का मतलब होगा संप्रभुता का उल्लेख। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार प्रदान किए जाते हैं या 18(1) के तहत उपाधियां हैं। ठीक है, 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कार केवल एक बार निलंबित किए गए थे। एक वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 5 तक सीमित है। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं का मतलब एक होता है कि गलत कथन, हमें गलत बताना है कि गलत कौन सा है इसमें से। केवल 1 और 2 है, 2 और 3 है, केवल 1 और 3 है, केवल 1, 2 और 3 है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो गलत, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत उपाधियां हैं। तो एक कथन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि देखो बालाजी राघवन जो मामला था, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला था, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है वो 18(1) के तहत उपाधियां नहीं है, बल्कि विशिष्ट सेवा के तहत दिए जाने वाले प्रकार से पुरस्कार सम्मान है। तो उपाधियां ना होकर क्या है, एक प्रकार से पुरस्कार और सम्मान है। यहाँ पर यूज कर सकते हो आप पुरस्कार या सम्मान है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कार केवल एक बार गलत दिया हुआ था, तो निलंबित किए गए थे। तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार निलंबित किए गए थे। तो यहाँ पर लिखना चाहिए 2 बार निलंबित किए गए थे। ठीक है, एक तो निलंबित था तो सबसे पहले था 1977 से लेकर 1980 तक, जब जनता पार्टी की सरकार थी तब उसके दौरान, और दूसरी बार जो हुआ था वो 1993 से लेकर 1997 तक 2 बार निलंबित किए गए थे। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और एक वर्ष में भारत में संख्या अधिकतम 5 तक सीमित है। तो देखो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 तक से कितने दिए सकते हैं। तो बेसिकली हालांकि कई बार कहा जाता है कि 3 तक सीमित रही है, 3 तक सीमित रही है, बट कभी कभी 5 बार भी दिए गए हैं। जैसे 2024 में 5 भारत रत्न दिए गए थे। तब 2024 में 5 भारत रत्न दिए गए थे। तो इसलिए ये जो तीनों कथन गलत हो जाते हैं। तो डी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, न्यायिक प्रक्रिया का पालन मूलतः क्या अर्थ है? न्यायिक प्रक्रिया का पालन मूलतः क्या अर्थ है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग और कानून के समक्ष समानता। तो देखो इसका जो सही है, न्यायिक प्रक्रिया का पालन मूलतः उसका अर्थ होता है यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत। इसमें होता है निष्पक्ष सुनवाई, पूर्वाग्रह से मुक्ति और बचाव से प्रस्तुत करने का शामिल। ये सारे जो है नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आते हैं। तो यूपीएससी 2023 में पूछा गया था और इस प्रश्न को बाद में ड्रॉप कर दिया गया था यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है जो ब्रिटिश और जापान के परंपरा से आई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है। राज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि राज्य में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अगर आप देखा जाए तो भारत की संसद शामिल है, भारत सरकार शामिल है, केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है, राज्य विधानमंडल है, स्थानीय अधिकारी है, सारे शामिल हैं, चारों शामिल हैं। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 के तहत ये परिभाषा राज्य के अंतर्गत आती है। तो सभी चार सही है, तो सी नंबर सही आंसर इसका। तो देखो हमने जो है 83 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगर अभी तक आपने 83 क्वेश्चंस देख लिए हैं और ये रैंक अप PYQ नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से एक टेस्ट सीरीज दी हुई है मॉक टेस्ट सेक्शन में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे टेस्ट हैं, बल्कि रैंक अप PYQ जो है उसकी प्राइस है जो 199 रखी गई है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ एक कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है PYQ50। तो आपको यही जो है 149 में मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये रैंक अप PYQ में बेसिकली है क्या, 2 चीज़ें हैं। एक जो यहाँ पर प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको, और क्लासेस का पहले से एक्सेस मिलेगा। सारी क्लासेस आपको एक्सेस मिलेंगी विदाउट एनी
हेसल्स के आप कह सकते हो कि ना कोई यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं। तो जो आपका टाइम वेस्टिंग है, जो चीज़ें हैं यूट्यूब पर जो आपको लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर सकती हैं, तो उन सबको बचाने के लिए मैंने ये कोर्स एक सेम ऐप पर लॉन्च किया हुआ था, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं, और हमारी जियोग्राफी की फुल प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारी पॉलिटी की जो प्ले लिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप इन क्लासेस से लगातार जुड़ सकते हैं। तो ये जो प्ले लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है पॉलिटी की यहाँ पर और जियोग्राफी की यहाँ पर, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। लगातार क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।